दोस्तों नमस्कार। टारगेट विद रवि में आपका स्वागत है। भारतीय अर्थव्यवस्था का परिचय तथा उससे संबंधित जो प्रमुख एमसीक्यू हैं उन पर चर्चा करेंगे। जो आने वाले वनडे एग्जाम है, चाहे यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा का जो प्रारंभिक परीक्षा होगी उसके लिए, आरओ की जो प्रारंभिक परीक्षा होनी है उसके लिए, इसके साथ ही रेलवे एनटीपीसी के टेक्निकल ग्रेड आरपीएफ एसआई इत्यादि जो भी एग्जाम होने हैं उन सभी के लिए ये टेस्ट सीरीज अत्यंत महत्वपूर्ण है। लुसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान के जो संभावित प्रश्नों के लिए बुक है, इसके माध्यम से हम पूर्व में पूछे गए प्रश्नों की व्याख्या कर रहे हैं। प्रतिदिन एक नए विषय के साथ नए जो टॉपिक हैं उनसे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं। यह प्रश्न आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, जिनकी प्रैक्टिस करना अति आवश्यक है। इसमें पहला प्रश्न दिया है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। अर्थव्यवस्था से संबंधित आप सभी जानते हैं, अर्थव्यवस्था एक व्यापक शब्द है जिसमें किसी भी देश की या किसी भी राज्य की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। तो आर्थिक गतिविधियों से संबंधित आर्थिक गतिविधियाँ का अध्ययन जहाँ किया जाता है वह उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनती जा रही है। यहाँ प्रश्न पूछा है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित है या फिर स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है। तो भारतीय जो अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रकार की है, जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य यहाँ निजी और सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्र का सह स्वामित्व है, इसलिए यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रावधान है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पूर्णतः बाजार केंद्रित अर्थव्यवस्था होती है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका इत्यादि की जो व्यवस्थाएं हैं वे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। जबकि साम्यवादी अर्थव्यवस्था में संपूर्ण जो अधिकार होते हैं वह सार्वजनिक होते हैं, यानी वह राज्य के अधीन होते हैं। तो भारत ने मध्य का रास्ता बनाया है। यहाँ पूंजीवाद ना तो पूंजीवाद है ना ही सामाजिक साम्यवाद है, यहाँ बीच का रास्ता यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। मिश्रित यानी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों को शामिल किया। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न इससे संबंधित है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है। तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, सरकारी और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती किन राष्ट्रों में होती है। क्या पिछड़े राष्ट्र होते हैं, विकसित राष्ट्र होते हैं, विकासशील राष्ट्र होते हैं या फिर अर्ध विकसित राष्ट्र होते हैं। तो भारत इस स्थिति में विकासशील राष्ट्र के रूप में इसकी गिनती होती है। हालांकि अब विश्व बैंक के द्वारा अब जो अर्थव्यवस्था है भारत की जो पहचान है उसे मध्यम विकास वाले राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। तो सी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है। तो भारत का जो जीडीपी है, ग्रोस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है, उसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान है वह तृतीय क्षेत्र करता था। स्वतंत्रता के समय प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक था, लेकिन धीरे धीरे यह घट गया है और अब जो सबसे कम है प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है। प्राथमिक क्षेत्र कृषि पशुपालन तथा उनसे संबंधित जो क्षेत्र है वह प्राथमिक क्षेत्र में आता है। जबकि द्वितीय क्षेत्र ये औद्योगिक क्षेत्र है। औद्योगिक क्षेत्र इसे विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए गन्ना है, गन्ना ये प्राथमिक क्षेत्र में आएगा, लेकिन इससे शुगर जो चीनी उद्योग है वह आपका द्वितीय क्षेत्र में आ जाए। तो सबसे ज़्यादा जो योगदान है वह तृतीय क्षेत्र का है। बंद अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य, अगला प्रश्न है। जो क्लोज्ड इकोनॉमी है, तो क्लोज्ड इकोनॉमी में आयात तथा निर्यात जो है प्रतिषेध होता है, ना तो निर्यात ना ही आयात होता है। तो 5 का आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को बंद या फिर समर्थ अर्थव्यवस्था कहा जाता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए, तो भारत को किस रूप में परिभाषित किया जाए, किस अर्थव्यवस्था के लिए परिभाषित किया जाए। यहाँ श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था क्या है, श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न है, किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर किस पर करता है। तो किसी देश का जो आर्थिक विकास है वह प्राकृतिक संसाधनों पर भी निर्भर करता है, पूंजी निर्माण पर भी निर्भर करता है, क्योंकि उद्योग लगाने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। उसके बाद बाजार का आकार छोटा है बड़ा, ये सभी डिपेंड करता है। इसके साथ ही प्राकृतिक संसाधन कहाँ, तो प्राकृतिक जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये सभी आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पूर्व में पूछे गए प्रश्न है। अगला प्रश्न आया है, ग्लोबलाइजेशन का क्या अर्थ है, यानी वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। प्रश्न नंबर 9 में ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। तो वैश्वीकरण का अर्थ है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करना, यानी किसी देश की जो क्षेत्रीय
जो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था है उसे विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ देना। भारत में 1991 में LPG का नारा दिया गया, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, नहीं इसका अर्थ है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था का जो वैश्वीकरण, जो ग्लोबलाइजेशन किया गया उसे 1991 में किया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव जी के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण या वैश्वीकरण किया गया था। तो लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण तथा ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को LPG के तहत शामिल किया गया 1991 में, और घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, यानी C ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है वैश्वीकरण की प्रक्रिया से क्या अभिप्राय है, तो अभी हमने इसके बारे में चर्चा किया है, तो B ऑप्शन राइट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना, B ऑप्शन इज राइट आंसर। भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ दूसरे देश के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना, यानी दूसरे देशों के साथ जो हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस हैं उनके साथ जो प्रतिबंध है उन्हें कम से कम बनाए रखना। तो C ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना प्रतिशत भाग कृषि में लगा हुआ है, तो कृषि में 54% भाग जो है लगा हुआ है, C ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है ये बेरोजगारी से संबंधित है। भारत में अधिकतर बेरोजगारी किस प्रकार की है, किस तरह की बेरोजगारी भारत में पाई जाती है? तो बेरोजगारी का तात्पर्य क्या है, पहले ये समझेंगे। बेरोजगारी का जो आशय हो जाएगा वह उत्पादन कार्य में न लगना, उत्पादन कार्यों में न लगना ही बेरोजगारी का सामान्य अर्थ है। भारत में बेरोजगारी अगर देखी जाए तो दो प्रकार की होती है, यह ऐच्छिक बेरोजगारी, ऐच्छिक बेरोजगारी बेरोजगारी का वह रूप है जिसमें जो श्रमिक है वह उत्पादन करना ही नहीं चाहता, यानी उसकी रोजगार करने की इच्छा नहीं है, वह बाजार में जो प्रचलित दर है उस पर काम करने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐच्छिक बेरोजगारी है। इसे सामान्य बेरोजगारी के रूप में शामिल नहीं किया जाता। जबकि दूसरी जो बेरोजगारी है उसे हम अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। अनैच्छिक बेरोजगारी से तात्पर्य है कि जब श्रमिक बाजार में प्रचलित दर पर मजदूरी करने के लिए तैयार हो, लेकिन उस दर पर भी उसे कार्य न मिले, उस दर पर भी अगर कार्य न मिले तो समझिए यह अनैच्छिक बेरोजगारी है। भारत में इस प्रकार की जो बेरोजगारी है वह अधिकांश जो पाई जाती है। अनैच्छिक जो बेरोजगारी है इसे भी अनेक प्रकार में बांटा गया है, जैसे संरचनात्मक बेरोजगारी, तो संरचनात्मक बेरोजगारी अगर औद्योगिक क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तन के फलस्वरूप ये जो है संरचनात्मक बेरोजगारी होती है, और यह दीर्घकालीन होती है, दीर्घकालीन बेरोजगारी इसे संरचनात्मक बेरोजगारी को ही कहते हैं। दूसरी इसमें जो है प्रमुख यह है प्रच्छन्न जो बेरोजगारी है, यानी इसे छिपी हुई बेरोजगारी या फिर अदृश्य बेरोजगारी भी कहते हैं। तो अदृश्य बेरोजगारी, इस बेरोजगारी का सर्वप्रथम जो प्रतिपादन है वो 1936 में रॉबिन्सन के द्वारा दिया गया था। तो जॉन रॉबिन्सन ने प्रच्छन्न बेरोजगारी का सिद्धांत दिया। इस बेरोजगारी में विशेषता यह है कि इसमें कार्य जो श्रमिक है वे बाहर से तो काम पर लगे प्रतीत होते हैं, बाहर से लगे होते हैं कि कार्य कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में उनकी इस कार्य में जो है आवश्यकता नहीं है, अर्थात उनकी जो सीमांत उत्पादकता है वह शून्य होती है। तो जब लग रहे हैं कि कार्य कर रहे हैं लेकिन उनसे जो उत्पादन है वह शून्य हो रहा है, वास्तव में उनकी उस कार्य में आवश्यकता नहीं है। तो भारत ये वह जो प्रच्छन्न बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी, और भारत में कृषि में ये बेरोजगारी पाई जाती है। अगला प्रश्न है भारत में अधिकतर जो बेरोजगारी है, तो भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी है, 13 का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। तो भारत में बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं वह प्रदर्शित राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के द्वारा किया जाता है, यानी NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। इसके द्वारा भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। तो C ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है, तो भारत में बेरोजगारी की जो किस्म है आप जानते हैं, ग्रामीण अल्प रोजगार भी है, चक्रीय बेरोजगारी भी है, संरचनात्मक बेरोजगारी भी है। D ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, तो अदृश्य बेरोजगारी यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है, C ऑप्शन राइट होगा। कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है, तो कृषि में जो बेरोजगारी का स्वरूप है वह है संरचनात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी, या फिर इनमें से सभी। तो सभी प्रकार की जो बेरोजगारी है वह देखने को मिलती है, लेकिन जो मौसमी बेरोजगारी है यानी जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है वह सर्वाधिक देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है प्रच्छन्न बेरोजगारी का क्या अर्थ है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी से जो तात्पर्य है आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। D ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? तो ग्रामीण क्षेत्र में जो बेरोजगारी है वह मौसमी बेरोजगारी भी है तथा अदृश्य बेरोजगारी भी है। तो दोनों ही बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। सी ऑप्शन राइट हो जाए। वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बड़ी गंभीर यानी बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? वह शिक्षित बेरोजगारी है। ये तो आप जानते ही हैं सभी। और शिक्षित बेरोजगारी में केरल जो है पहले स्थान पर। तो 20 का आपका सी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है, भारत में छिपी हुई यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है। छिपी हुई जो बेरोजगारी है वह मुख्य रूप से संबंधित है किस क्षेत्र से है? तो इसमें आपका 1 और 2 यानी कृषि क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में प्रच्छन्न यानी अदृश्य बेरोजगारी का क्षेत्र पाया जाता है। तो डी ऑप्शन राइट हो जाए। अगला प्रश्न देखते हैं, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? तो संरचनात्मक बेरोजगारी का जो कारण है वह अपर्याप्त उत्पादन अक्षमता है। डी ऑप्शन राइट होगा। शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है? तो शहरी क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगारी देखने को मिलती है। ए ऑप्शन 23 का राइट हो जाएगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ सामान्यतः क्या है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्य जहाँ पर श्रम की जो उत्पादकता है वह शून्य हो। और यह अभी हमने चर्चा किया था कि यह जॉन रॉबिन्सन के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया प्रच्छन्न बेरोजगारी का, जिसमें व्यक्ति बाहर से काम में लगा हुआ प्रतीत होता है लेकिन वास्तव में उसकी आवश्यकता उस काम में नहीं होती है। तो इसमें सी ऑप्शन आपका राइट होगा। किस प्रकार की बेरोजगारी से स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं करते? तो सी ही ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 का सी शैक्षिक बेरोजगारी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता। तो 26 का आपका ऑप्शन मौसमी बेरोजगारी है। सी ऑप्शन राइट होगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जानते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी को और हम अल्प रोजगार के नाम से भी जानते हैं। एसएससी 2017 में ये प्रश्न पूछा गया है। प्रच्छन्न बेरोजगारी निम्न में से किसकी एक विशेषता है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी की जो विशेषता है वह कृषि है। चर्चा किया हमने अभी। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार जो लोग रहते हैं उन्हें सामान्य रूप से क्या कहते हैं? तो इसे सामान्य स्थिति बेरोजगारी कहते हैं और यह अनैच्छिक बेरोजगारी का हिस्सा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल करता है, लोकसभा करते हैं, राज्यसभा करते हैं या फिर नीति आयोग करता है? तो 30 का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नीति आयोग के द्वारा भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करते हैं। इसमें आपके अनेक समितियां आई हैं, उन पर चर्चा करेंगे, रंगराजन समिति इत्यादि ना। अल्पसंख्यक अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? अल्पसंख्यक देशों में गरीबी का मुख्य कारण आय में असमानता है। जो इनकम है उसमें इनइक्वलिटी ज़्यादा है। तो बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। तो निर्धनता के स्तर का जो आकलन है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। सी ऑप्शन राइट होगा। मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया था? तो 20 सूत्री कार्यक्रम यह इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था। तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी इनके द्वारा ये 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया था। किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है। डी ऑप्शन राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? तो गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो है ये बहुआयामी गरीबी सूचकांक। तो डी ऑप्शन इसमें राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में ग्रामीण गरीबी जो है दूर करने संबंधित था? IRDP, ट्राइसेम, NREP या उपरोक्त सभी? तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपरोक्त जो सभी कार्यक्रम हैं इनके द्वारा भारत में गरीबी को दूर करने का जो है प्रयास किया गया। ये सरकार के द्वारा चलाई गई महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में निर्धनता अनुपात घट रहा है क्योंकि? सी ऑप्शन 15 से 59 वर्ष की जो कार्यशील जनसंख्या है इनकी जनसंख्या सापेक्षता अधिक है। तो कार्यशील जनसंख्या ये 15 से 59 वर्ष की जो आयु वर्ग की जो जनसंख्या होती है उसे वह कहते हैं, इनकी संख्या निरंतर बढ़ रही है अधिक। तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है ये IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के लिए 1944 में जिसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई, यह है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसका वार्षिक प्रकाशन है। मानव विकास सूचकांक किसने बनाया है? तो UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ही यह जो सूचकांक है यानी मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इनके द्वारा बनाया गया। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है यह महबूब उल हक जो महबूब उल हक हैं
पाकिस्तानी अर्थशास्त्री, इनके द्वारा जो है इसका प्रतिपादन किया गया था। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री है, इनके द्वारा जीवन प्रत्याशा सूचकांक, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा तथा आय जो सूचकांक है इसे शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई? तो महबूब अल हक के द्वारा ये प्रस्तावना या विचार यह दिया गया, तो बी ऑप्शन राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? स्वास्थ्य पोषण है, प्रति व्यक्ति आय है, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है, या फिर सकल नाम निवेश दर है? तो 43 का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सकल नाम निवेश दर इसमें शामिल नहीं होगा, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक यानी HDI का आधार क्या है? तो HDI का आधार स्वास्थ्य, शिक्षा तथा जीवन स्तर, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इनसे संबंधित जो सूचकांक है, भारत की जो रैंक होती है वो पूछी जाती है हर वर्ष, उसके लिए भी करंट से संबंधित प्रश्न ये आ जाते हैं। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य है, तो यह मध्य प्रदेश है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? तो 46 नंबर का ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अप्रैल 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय भारत सरकार के द्वारा भारत में भी मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई, तो सी ऑप्शन राइट हो जाए। UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो 47 का आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मध्यम मानव विकास की श्रेणी में रखा गया। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है? तो मानव विकास सूचकांक जो इसमें माप नहीं है, 48 का आप लिंग अनुपात हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? तो अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करना यह असमानता हटाने का उपाय नहीं है, यानी बी ऑप्शन 49 का आपका सही हो जाएगा। तो ये 49 प्रश्न है जो भारतीय अर्थव्यवस्था का परिचय तथा बेरोजगारी में इससे संबंधित जो प्रमुख प्रश्न उन पर हमने चर्चा किया है। उम्मीद है कि यह प्रश्न आपके जो आगामी परीक्षाएं हैं उनमें लाभदायक हो। इसके साथ ही हम जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन पर भी हम गहन अध्ययन करेंगे। अभी हम प्रैक्टिस ये टेस्ट लीजिए लूसेंट के माध्यम से पहले इसे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम अभी जल्द ही होने हैं। उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक करेंगे तथा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।